हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया प्रोसेस ऑफ कंट्री इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन, आज जो हमारा बचा हुआ टॉपिक था पार्ट 2 का, दैट इज़ फैक्टर्स और पैरामीटर यूज्ड इन कंट्री इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ कंट्री इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन। अगर हम फैक्टर्स को डिवाइड करें कंट्री इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन के, तो हम जनरली 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देते हैं: फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स, इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स और मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। मैंने आपको जब प्रोसेस करवाई तो मैंने आपको बताया जो इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो माइक्रो होते हैं नेचर में, और जो मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो मैक्रो। तो जो बचे हुए हमारे फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स हो गए ना, वो इंटरनल फैक्टर्स होंगे। तो क्या होता है, जनरली जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं बिजनेस यूनिट के, वो हमारे क्या होंगे, फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स। अगर मैं इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की बात करूं तो कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे? फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं आपकी, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, मैनेजरियल पॉलिसीज, वर्क एनवायरनमेंट, कॉरपोरेट इमेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, कॉरपोरेशन विजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट एक्सेट्रा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। अगर कंपनी के पास प्लांटी, आपकी फर्म के पास प्लांटी ऑफ रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत पैसा है, तो क्या कर सकते हो आप? अपनी फर्म को एक्सपेंड करके कहीं भी किसी भी कंट्री में अपना बिजनेस यूनिट सेटअप कर सकते हो। सिमिलरली रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, जिस कंट्री के साथ आप बिजनेस करने जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एक तरह से जब भी फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स की बात करो तो ध्यान में अपने दिमाग में साथ के साथ ले आना इंटरनल फैक्टर्स, जो कि आपने पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये कंपनी के अंदर के फैक्टर्स होंगे जो कि किसे इम्पैक्ट करेंगे, कंट्री के इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन को। चलिए बात करते हैं इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स की, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी जो दूसरी कंट्री के दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस यूनिट सेटअप करना चाहती है, वो क्या देखेगी? वो सामने वाली कंट्री की रॉ मटेरियल की सप्लाई कंडीशंस देखेगी। रॉ मटेरियल हो गया या फिर अदर इनपुट जो बिजनेस में चाहिए गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी कॉस्ट देखेगी और उनकी अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ लेबर। जिस कंट्री के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ पर लेबर अवेलेबल भी है या नहीं, अगर है तो किस रेट पर अवेलेबल है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेगी और ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी हमारे कंट्री इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन को। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन। यहाँ कंपटीशन भी ध्यान रखना होगा कि कंपटीशन लेवल कैसा है, हेल्दी है या कट थ्रोट। अगर कट थ्रोट कंपटीशन है तो जनरली ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आप ऐसी कंट्री में पैसा नहीं लगाएंगे जहां पहले से ही कट थ्रोट कंपटीशन हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिमांड साइज। डिमांड साइज तो बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करता है हमारे बिजनेस यूनिट को, कि हम किसी कंट्री में बिजनेस सेटअप करने चाह रहे हैं, वहाँ डिमांड ही नहीं है, तो आपके बिजनेस लगाने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तो जनरली क्या देखा जाता है कि जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो, आपको पता है कि यहाँ पर डिमांड है और डिमांड क्रिएट की जा सकती है, आप ऐसी कंट्री में अपनी बिजनेस यूनिट सेटअप करेंगे। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन। जब हम गवर्नमेंट पॉलिसी या रेगुलेशन की बात करें तो जनरली गवर्नमेंट टैक्स से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ बनाती है, टैक्स इंसेंटिव्स देती है, सब्सिडीज़ देती है, रेगुलेशंस लगाती है। अगर जो कंट्री चाहती है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, वो जनरली टैक्स इंसेंटिव भी देगी, सब्सिडी भी देगी और कम से कम रेगुलेशन लगाएगी। ऑन द अदर हैंड, ऐसी कंट्री जो नहीं चाहती कि बाहर की कोई कंपनी आकर वहाँ पर बिज़नेस सेटअप करे, वो अपोज़िट कर देगी, वो ज़्यादा टैक्स लगाएगी, सब्सिडी तो बिल्कुल ही नहीं देगी, रेगुलेशन बहुत हाई कर देगी। तो आपने जब भी किसी कंट्री को इवैल्यूएट करना है या सिलेक्ट करना है तो आपने क्या देखना है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर लिबरल होगा और सपोर्टिव होगा तभी आप उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप उस कंट्री को सिलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कल्चरल फैक्टर। कल्चर शेप द थॉट्स एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ मेंबर। जनरली कल्चर के अंदर क्या हो जाता है, बिलीफ सिस्टम आ जाता है, वर्किंग हैबिट्स आ जाती हैं, वर्किंग स्टाइल आ जाता है, प्रेफरेंसेस, वैल्यू आ जाती हैं। जनरली आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं
जो कि सामने वाले नेशन के कल्चर के साथ ना मैच करता हो, तो क्या आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा? नहीं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप जिस नेशन के साथ बिजनेस करना चाह रहे हो, आप उनकी कल्चरल वैल्यूज को फॉलो करो। चलिए अब बात करते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं वो मैक्रो इन नेचर होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन। जब हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, वहाँ पर कैपिटल इनकम की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ग्रोथ रेट, फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इन्फ्लेशन रेट इन द इकोनॉमी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जनरली और एक एमएनसी को दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करने से पहले ये देखना है कि होस्ट नेशन और की इकोनॉमिक कंडीशन उसके लिए सपोर्टिव है या नहीं। अगर सपोर्टिव है तो इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक पॉलिसी। जब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी कई तरह की होती हैं किसी भी कंट्री के लिए, जिसमें हमारी एग्जिम पॉलिसी आ जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। ये पॉलिसीज अगर मल्टीनेशनल कंपनी के फेवर में है तभी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है? रूल एंड रेगुलेशन। यहाँ पर जनरली इंटरनेशनल बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग तरह की लॉज, अलग अलग तरह के रेगुलेशंस बनाए होते हैं। जैसे इंडिया में हमारा काम करता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, कंपटीशन एक्ट। ठीक है, कंपटीशन एक्ट किसको रेगुलेट कर रहा है? मर्जर, टेक ओवर, कॉम्पिटिशन को ही रेगुलेट कर रहा है। तो देखिए, अगर ये जो लेजिस्लेशन है बहुत रिजिड है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इनका, और एक्सेस में ही फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन है, तो क्या आप ऐसी कंट्री के साथ बिजनेस करेंगे? नहीं। जहाँ पर रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा टाइट हो, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, तो आप ऐसी कंट्री के बारे में सोचेंगे भी नहीं कि वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल फैक्टर। जब हम पॉलिटिकल फैक्टर की बात करते हैं तो हम सामने वाली कंट्री की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ऑनेस्ट भी है या नहीं, एफिशिएंट है, स्टेबल है, डायनामिक एंड एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अगर सपोर्टिव है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, देन मल्टीनेशनल कंपनी कैन थिंक टू इन्वेस्ट इन होस्ट कंट्री, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? पावर जनरेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, शिपिंग, पोर्ट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। अगर आप जिस कंट्री के साथ बिजनेस करना जा रहे हैं, जिसे हम होस्ट कंपनी कह सकते हैं, होस्ट कंट्री कह सकते हैं, होस्ट कंट्री, तो वहाँ का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। अगर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, देन यू कैन थिंक टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्री। नेक्स्ट कल्चरल फैक्टर। ये देखिए वहाँ भी आ गए हमारे, और मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स में भी आ गए। यहाँ पर मार्केट रिलेटेड फैक्टर में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं अपना देखो। कल्चर किस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है? फूड हैबिट को, ड्रेसिंग स्टाइल को, वर्किंग स्टाइल को, वैल्यूज एंड अप्रोच टुवर्ड डिफरेंट प्रोडक्ट। कल्चर डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल भी होगा या नहीं। तो जब भी आप किसी कंट्री की लोकेशन को फाइनलाइज करें तो कल्चर फैक्टर को पहले आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल फॉर बिकमिंग मार्केट हब। क्या आपकी कंपनी में पोटेंशियल है कि आप बाहर जाकर दूसरी कंट्री में अप्रोच करके वहाँ पर अपना पूरे का पूरा मार्केट हब सेटअप कर सकें? ठीक है, कि आप पूरी के पूरा एंटायर नेशन को सर्व कर सकें। अगर है, देन यू कैन easily go and invest in that country। तो ये बहुत ही सिंपल से फैक्टर्स थे। अगर आपने अच्छे से अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े हुए हैं तो इन्हें आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने इजी, इतने सिंपल, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी पॉइंट पे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।